चलो, आर्टरी और वेन के बारे में आपने क्या बताया? आर्टरी ऑक्सीनेटेड और वेन डीऑक्सीनेटेड, इसके अलावा नहीं। चलो ठीक है, ये हैं क्या? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का फंक्शन पहले हम समझते हैं क्या काम है। ठीक है, फंक्शन को समझने के लिए हम पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे। चलिए, होता स्टार्टअप कहाँ से होता है? ठीक है, इसको देखिए। कुछ भी आप खाते हो पीते हो, ठीक है, जब आप खाते हो तो पहले वो चिविंग यहीं से शुरू होती है। हाँ, उसके बाद कहाँ? स्टमक में। स्टमक में क्रशिंग होता है, कुछ वहाँ पे HCl और पेप्सिन मिक्स होते हैं, फिर आगे बढ़ता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फीकल मैटर बाहर आ जाता है। और जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी आपकी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। आप कुछ भी खाते हो पीते हो, रोटी लिया, चावल लिया, दाल लिया, आपने क्या बोलते हो? प्रोटीन मिलता है। तो ये दाल प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट होता है? ठीक है, आपने खाया, दाल स्टमक में गया, डिफरेंट लेवल पे उसका डाइजेशन हुआ, कहीं पे मिक्सिंग हुई, क्रॉसिंग हुई, एंजाइम मिक्स हुए, किसी लेवल पे जाके उसमें एब्जॉर्प्शन हुआ। तो डिफरेंट लेवल्स पे उसमें एंजाइम मिक्स हो रहा है। एंजाइम के मिक्स होके उसको ऑक्सीजन की हेल्प से क्या कर रहा है? वो रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, दुनिया में कहीं पे भी रिएक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। नेकेड आई से आपने रिएक्शन देखा है कोई? देखा है? सबने देखा है। ठीक है, आग जो जलता है ये क्या है? रिएक्शन है। फायर का लगना, दिस इज टाइप ऑफ रिएक्शन। और ऑक्सीजन जितना ज़्यादा मिलेगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, ज़्यादा होगा। पतीली में कभी आग लगते हुए देखा है? जो जिसमें बनाते हैं हम खाना, उसमें आग लग जाता है। फिर आप क्या करते हो उसके लिए? आग को बुझाने के लिए क्या करते हो? हीटर बंद कर देते हैं। हाँ, हीटर बंद कर देते हैं। रेगुलेटर, गैस बंद कर दिया तो पतीली वाली आग कैसे बुझेगी? पानी डालें। बुझाया है कभी? हमें तो सर खाली साथ में वीडियो बनाई। हाँ? क्या हमें वीडियो बनाई है आके भी एक बार खाना बना रहा था हॉस्टल में सर, तो तेल डाला तो नीचे से वो जल गई, पूरी आग हो गई सर। फिर हमने पहले वीडियो बनाया फिर बाद में तो नहीं, तो पतीली से आग निकला या गैस के ऊपर आग गिर गया था? पतीली से ऊपर सर। हाँ, तो उसको बुझाया कैसे? हाँ सर, जब तक जला नहीं जब हम भी तक देखते रहे, उसके पीछे से हीटर बंद कर गए। और उठा लेने से तो क्या करते? पतीली को आग से उठा लेते। सर पानी से तो फिर और थोड़ी होती है आग। उसमें आपने देखा होगा जब जनरली आग लगती है तो इसको आइडिया होगा, कुकिंग करती है तो आप जब आग लगे उसके ऊपर उसका ढक्कन, लीड रख दो। ढक्कन रखते ही आग बुझ जाता है। जब पतीली में आग लगे ना तो उसके ऊपर ढक्कन रख दो, आग बुझ जाएगी। गैस सिलेंडर में आग लगता है तो उसको कैसे बंद करते हैं, बुझाते हैं? गीला टॉवल रखना पड़ता है। तो टॉवेल या बेडशीट या कोई मैट वगैरह कुछ भी है, उसको गीला करके, सूखा क्यों नहीं रखते? वो भी जल जाता है। जल जाता है, ऐसा है? नहीं, गीला रखने का रीज़न ये होता है कि जो टॉवेल या बेडशीट या जो मैट है उसके बीच में जो पोर्स हैं, जो जहाँ से एयर आने जाने का रास्ता है, ठीक है, तो उसमें जब आप पानी में डिप कर देते हो तो वो पोर पे फिल्म बन जाती है, वाटर की लेयर बन जाती है।
जो भी खाली जगह है वहाँ पे पानी भर जाता है, तो फिर उसको एयर क्रॉस नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही? उसको गीला किया तो उसमें एयर क्रॉस ही नहीं करेगा, कि जो खाली जगह है वो भर गया किससे? पानी से, तो उसको एयर क्रॉस नहीं। तो आप गीला कर देते हो, उसके बाद उसको रैप कर देते हो, तो एयर अंदर से बाहर नहीं जा सकता। तो ये कंसेप्ट होता है। ये नहीं कि वो गीला है तो गीला होने का मतलब ये है, आप किसी भी चीज़ पे आग पे पानी डालते हो, पानी का मतलब क्या होता है? वो एक लेयर है। पानी में ऑक्सीजन मिलता है क्या? पानी के अंदर आप चले जाओ, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो। तो जब आप पानी डालते हो तो एक फिल्म की लेयर बना देते हो, तो उस लेयर से क्या होता है, बाहर की लेयर और उसके बीच में कनेक्शन टूट जाता है, तो आग बुझ जाती है। बात समझ में आ रही? अच्छा, पानी के केस में क्या होता है? ऑयल के केस में आप पानी डालते हो तो आग और तेज हो जाता है। क्यों? पानी जब डालते हो तो ऑयल पानी के ऊपर आ जाता है, ठीक है, वो दोनों अलग अलग होता है, तो वो आग और बढ़ जाती है, ठीक है। और पानी जब डालते हो तो वो वेपराइज होता है, वेपराइज होता है तो वो ऑक्सीजन में टूटेगा, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, तो आग और तेज हो जाती है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रिएक्शन कौन करा रहा था? ऑक्सीजन। और आप ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दोगे तो रिएक्शन क्या होगा? बंद हो जाएगा। वैसे ही हमारी बॉडी में जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं, जैसे ही हमने खाना खाया पिया, स्टमक में गया, आगे गया, रिएक्शन होता है वहाँ पे एंजाइम और ऑक्सीजन के हेल्प। और जो कुछ भी आपने खाया है ये क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, इनऑर्गेनिक नहीं है। दीज ऑल आर ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक का कंसेप्ट क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा। जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये लास्ट क्लास में बताया था ना, एक क्लास में मैंने, जिसमें बॉन्डिंग बताई थी मैंने। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कंसेप्ट है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मैंडेट है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो ही ऑर्गेनिक है, अगर हाइड्रोजन नहीं है या कार्बन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। हाइड्रोजन स्पेशली बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन नहीं है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तभी हमें उसमें से ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तभी उसमें से निकल रहा है ना। तो आप कोई भी सीरियल्स लेते हो, मतलब अनाज खाते हो, कुछ भी, या ब्रेड, कुछ भी खाते हो, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। उसको एंजाइम और ऑक्सीजन मिलके क्या करता है? तोड़ता है। तो किसी न किसी बॉन्डिंग से टूटे हैं ना वो, तो टूट के या तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या एनर्जी देंगे, या तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्बो और हाइड्रेट मतलब है ना, कार्बन और हाइड्रोजन। देखो कार्बोहाइड्रेट का वैसे फॉर्मूला की बात है C6, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है, जिसपे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। कार्बन 6 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6। तो
तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इसको हम मोनोसेकेराइड बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, ठीक है। सेकेराइड का मतलब ही होता है शुगर। तो एक शुगर है तो मोनोसेकेराइड, जिसका एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज, ठीक है। वैसे ही इससे थोड़े अलग कंपोनेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइसेकेराइड। दो शुगर मिलके, दैट इज डाइसेकेराइड, ठीक है, ठीक है। जैसे आप बात करें सुक्रोज की, सुक्रोज केन शुगर होता है। गन्ना, गन्ना जानते हो, गन्ने के अंदर से जो जूस निकलता है दैट इज केन शुगर, दैट इज सुक्रोज। केन, गन्ने, गन्ने का रस, दैट इज केन। शुगर केन किसको बोलते हैं? शुगर केन, चीनी को बोलते हैं। हाँ, तो शुगर केन होता है जो गन्ना नहीं हम चूसते हैं, उसको शुगर केन बोलते हैं, ठीक है। तो शुगर केन, ठीक है। इससे जो निकलता है उसको हम बोलते हैं सुक्रोज। और सुक्रोज दो मोनोसेक्राइड से बना हुआ है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है। मतलब डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स होता है तो डाइसेक्राइड होता है, जिसमें दो शुगर में, डाई मतलब, डाई का मतलब क्या हुआ? टू, मोनो मतलब वन। और दो से ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉली, मतलब पॉली मतलब मोर देन टू, दो से ज़्यादा, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जब भी हमारी बॉडी में ये जाता है तो डिफरेंट चीज़ों से, किसी से पॉलीसेक्राइड मिलता है, किसी से डाइसेक्राइड मिलता है, किसी से मोनोसेक्राइड मिलता है। तो पहले वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में टूटता है, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है। जब तक ये मोनोसेक्राइड में नहीं आएगा तब तक ये हमें एनर्जी नहीं देगा। हमारी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं, से अभी आपको वीकनेस फील हो रही है, आप एक गिलास जूस लिया, जूस लेते ही थोड़ी सी होता क्या है, उस जूस के अंदर जो शुगर था दैट इज नॉन एज फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर जिसको हम बोलते हैं, फ्रूट शुगर को, फ्रूट से निकला हुआ शुगर को बोलते हैं हम फ्रक्टोज। याद रखना OSE जिसमें लगा है वो, OSE जिसमें लगा है वो कार्बोहाइड्रेट है। जिसमें भी OSE लगा है, जिस वर्ड के आगे OSE लगा है वो कार्बोहाइड्रेट है, और जिसके आगे ASE लगा है, ASE, ये एंजाइम। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो, आप पहले से क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो, इस बारे में आप सोचोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा और डीमोटिवेट होगा। आपको अभी क्या बताया जा रहा है उसको आप 100% गेन करो, पीछे की बातों को भूल जाओ, ठीक है। पहले आप नहीं जानते थे तभी आप यहाँ आए हो ना, पहले अगर जानते होते तो यहाँ आते, नहीं आते। तो यहाँ हम ये सोच, यहाँ पे आने के बाद भी हम सोचे यार ये चीज़ हम नहीं जानते, फिर फ़ायदा क्या है। आपको छोटी से छोटी चीज़, एक एक चीज़ बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जाएगा,
लेकिन उसको आप 100% गेन कर लो। अब ये जो चीज़ आपने आज सीख ली, ये तो परमानेंट हो गया ना, ये तो डिलीट नहीं होने जा रहा। ठीक है, बस आपको बीच में रिवीजन करना है, डिस्कशन करना है। दीज आर द बंडल, छोटी छोटी चीज़ें, बंडल ऑफ जॉय हैं। आगे जाके इनसे आप इंजॉय करोगे, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जहाँ पे भी देखोगे, अच्छा AC लगा है क्या, ये माइलेज, पेप्टेज, ठीक है, सुक्रेज, फ्रक्टेज, ये सब क्या है, इंजाइम है। और फ्रक्टोज, एमाइलोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये दीज आर कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? ठीक है, तो एक बार इसकी फिक्स लो। तो मैं ये बता रहा था कि आप कुछ भी खाते हो पीते हो, होता क्या है, डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाने के बाद, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, दैट इज मोनोसेक्राइड। तो टूटेगा कैसे, यानी टूटेगा कैसे, बताओ? रिएक्शन होगा। तो जब तक टूटने का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एंजाइम। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब जाके रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन रहेगा तो ही रिएक्शन होगा, वही तो मैं आपको समझा रहा था। ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो तो बुझ जाता है। ऑक्सीजन नहीं मिलने पे आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है। ऑक्सीजन रहेगा तभी तक रिएक्शन होगा। तो हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं वहाँ पे जाता है, जाके रिएक्शन कराता है। क्लियर है? रिएक्शन जब होता है तो उसमें से CO2 बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, CO2। ठीक है, इस बात को समझते हैं। आपने जो कुछ भी खाया पिया वो गया और टूट के सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। अब ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है, ठीक है, इस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये with the help of oxygen and enzyme, ये मल्टीपल लेवल पे रिएक्शन होते हैं। और इस रिएक्शन का एक साइकिल है जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। +2 में साइंस साइड था, क्रेब्स साइकिल्स पढ़ा है या ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है ना। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस कहीं पे भी वर्ड लगा है इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, और ग्लाइको का मतलब हुआ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नॉन एज ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस वर्ड जहाँ पे भी लगा हो यानी दैट इज ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये डिफरेंट ग्लाइकोलाइसिस आपने देखा मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम और ऑक्सीजन ऐसे मिलके टूटता है और बनाता है। बट फाइनली इस डिफरेंट लेवल पे ऑक्सीजन और एंजाइम्स मिलेंगे और हमें ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके बना देगा क्या, CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना देगा, H2O। और बाकी साथ में मिलेंगे हमें ATP प्लस NADP। ATP होता है एडिनोसाइन
ट्राई फॉस्फेट। ये एटीपी और एनएडीपी क्या है? एटीपी और एनएडीपी ये हमारी एनर्जी की करेंसी है। जैसे हमारी इंडियन करेंसी क्या है? रुपीस, यूरोपियन कंट्रीज यूरोस, ठीक है, यूके की डॉलर, रियाल, वैसे ही ये हमारी एनर्जी की करेंसी है। 1 एटीपी मतलब 1 एनर्जी, 2 एटीपी मतलब 2 एनर्जी, ठीक है। तो ये एटीपी और एनएडीपी ये एनर्जी करेंसी है। एटीपी ज़्यादा होता है, एनएडीपी की कम होता है। एनएडीपी, एनएडीपी का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोसाइड एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये एनएडीपी। तो जब भी हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होकर हमें एटीपी और एनएडीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है, और यही एनर्जी हमारी बॉडी के एक एक सेल को ज़रूरत है। एक एक सेल को ज़रूरत है, एक एक सेल अपना काम कर रही है ना, वही, और उसके अंदर ब्लड जा रहा है, फिर उस सेल्स में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कट गया, क्या सेल हीलिंग होती है, अपना अपना काम कर रहा है। ये सेल लाइव है। कब तक लाइव है? जब तक ये ऑक्सीजन और एंजाइम्स लेके और न्यूट्रिएंट्स लेके अपना काम कर रहा है, एनर्जी। ये सेल काम कर रहा है कि नहीं? ऐसे मोड़ रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, हिल रहा है, चोट लग गया, दर्द हो रहा है, ये सारा फंक्शन। तो एक एक सेल अपना फंक्शन कर रहा है। ये फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी और एनएडीपी चाहिए, ठीक है। तो एटीपी और एनएडीपी ये दोनों एनर्जी करेंसी है, और ये मिलती कहाँ है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ से मिला? कुछ भी आपने खाया पिया, वो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होकर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में गया, और फिर उसने आपको एनर्जी दी। नो डाउट यहाँ एनर्जी तो मिली, लेकिन एनर्जी के साथ हमें क्या मिला? H2O, जो कि यूरिन से बाहर निकल जाएगा, स्वेटिंग से बाहर निकल जाएगा, यस और नो। बचा आपका क्या? CO2। ये कैसे बाहर निकलेगा? ये तो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे बाहर निकलेगा? ठीक है, ये यूरिन से तो बाहर निकल नहीं सकता, ठीक है, एक्सचेंज। तो ये CO2 हमारे ब्लड में मिक्स होता है, ठीक है। अब देखो, आपने इंटेस्टाइन में खाना गया, एटीपी कहाँ बना? इंटेस्टाइन में। या का ग्लूकोज कहाँ बना? इंटेस्टाइन में। लेकिन एक्सरसाइज कर रहे हो ट्राइसेप्स की, आपने प्रोटीन लिया, दाल खाया, ठीक है, या प्रोटीन के जो भी सोर्स हैं उसको आपने लिया, लेने के बाद आपने एक्सरसाइज की ट्राइसेप्स की, तो खाया तो गया कहाँ? स्टमक में, लेकिन लग रहा है कहाँ? तो यहाँ से यहाँ कैसे आया? वो क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ से यहाँ कैसे आया? ब्लड के अंदर मिक्स होके, ब्लड के अंदर मिक्स होके ब्लड इसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहा है। तो होता क्या है, जब भी ये रिएक्शन होता है तो एटीपी एनएडीपी बनते हैं, या वो चीज़ सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, फैट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें ब्लड में क्या होती हैं? मिक्स हो जाती हैं। और ब्लड में साथ में क्या मिक्स हुआ है? CO2। CO2 भी मिक्स हुआ है ना। तो ये पूरा ब्लड आपकी बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। अच्छा, रिएक्शन जो हो रहे हैं, एक एक सेल के पास रिएक्शन हो रहा है। जैसे वहाँ पे वो क्या गया, जाके ग्लूकोज गया, ग्लूकोज कहाँ पहुँचा? आपके फिंगर के पास, आपने ऐसे ऐसे किया,
तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के तो होगा नहीं। यानी ग्लूकोज क्या हो रहा है यहाँ पे भी। अच्छा ऐसे कर रहे हो तो किसको किसको एनर्जी चाहिए? फिंगर्स को। फिंगर किस चीज़ से बना है? बोन है, मसल है, टेंडन है, लिगामेंट है, और ये सारी चीज़ें किससे बनी है? सेल से। यानी एक एक सेल को एनर्जी चाहिए। एक पूरा फिंगर नहीं काम कर रहा है, एक एक सेल इसके अंदर सभी मिल के तब ये आपका फिंगर ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो एक एक सेल्स को आपको एनर्जी मिल चाहिए, तो एक एक सेल्स तक क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट जाएगा और वहाँ पे रिएक्शन होगा। रिएक्शन होके वहाँ पे एक एक सेल्स को क्या देगा? एटीपी। लेकिन साथ में एक एक सेल्स में क्या बना? CO2। तो हेड से लेके टो तक हर जगह रिएक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस रिएक्शन हो रहा है। आप सोए रहो तो भी रिएक्शन हो रहा है। आपने पढ़ा होगा कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर करती है, पूरे दिन में जो भी सेल्स वियर एंड टीयर हुए रहते हैं, तो वो क्या करता है? कंटिन्यूअस एक एक सेल अपने आप को क्या करता है? रीइनोवेट करता है। ठीक है, रिकवर करता है। तो वहाँ पे सोने के वक्त भी रिएक्शन हो रहा होता है, उस वक्त भी आपको रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे केस में हम देखें तो हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड में जाता है, ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है। ब्लड जब एब्जॉर्ब किया तो वो ब्लड फिर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ ये चीज़ें जाएंगी, जाएंगी या नहीं? जिस जगह पे कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट लेगा, जिस जगह पे प्रोटीन की ज़रूरत है प्रोटीन लेगा, जहाँ पे मिनरल्स की ज़रूरत है वहाँ पे मिनरल्स लेगा, फैट की ज़रूरत है वहाँ पे फैट लेगा। बॉडी का एक एक सेल्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड से चीज़ों को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर उसका फर्दर वो रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन होगा तो चाहे दाल हो, चावल हो, रोटी हो, सब में से CO2 निकलेगा, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और CO2 निकलेगा तो CO2 को बाहर आना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक एक सेल्स में रिएक्शन होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि एक एक सेल्स में रिएक्शन होंगे या नहीं होंगे, और जहाँ कहीं पे भी रिएक्शन होगा वहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। तो हेड से लेके टो तक हर जगह CO2 का फॉर्मेशन हुआ, और वो CO2 कहाँ है? ब्लड में। तो ब्लड की नली यानी ब्लड वेसल्स हेड से लेके टो तक हर बॉडी पार्ट से एक एक ब्लड वेसल्स कहाँ तक आता है? सीधे आएगा हार्ट के पास, सीधे आएगा हार्ट के पास। ठीक है, हार्ट के पास जब वो ब्लड लेके आ जाता है तो हार्ट उसको भेजता है कहाँ? लंग्स के पास। पहले हार्ट के पास आता है। हार्ट मेन ऑफिस है। बात समझ में आ रही? जैसे कोई कुरियर का सेंटर है तो सभी जगह से कहाँ आएंगे? पहले ऑफिस में आएंगे, फिर वो ऑफिस से जहाँ जहाँ भेजना है वहाँ भेजेगा, फिर वापस आना है तो फिर ऑफिस में आएगा, फिर ऑफिस से जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। तो हार्ट हमारा ऑफिस है। पूरी जगह से CO2 बन के आया, फिर हार्ट उसको भेजेगा फिर दूसरी जगह कहाँ? लंग्स के पास। लंग्स में वो जाएगा कैसे? CO2 के साथ, ब्लड के साथ ही जाएगा ना। CO2 कैसे जाएगा? ब्लड के साथ जाएगा। तो फिर वही ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद जो हमने इनहेल किया है ऑक्सीजन, इनहेल एक्सहेल, तो इनहेल किया तो ऑक्सीजन उसमें गया, उस ऑक्सीजन को ब्लड ने अपने जगह ले लिया और CO2 को दे दिया। फिर हमने एक्सहेल किया तो CO2 बाहर आया, इनहेल किया तो ऑक्सीजन अंदर आया। तो ऐसे केस में हमारे ब्लड में एक्सचेंज ऑफ गैसेज लंग्स में होते रहते। CO2 रिलीज करता है, O2 लेता है। ठीक है,
तो ब्लड वेसल्स का काम क्या है? ब्लड को लेके आना और लेके जाना, यही दो काम है ना। चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा थोड़ा सा ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्लड क्या होता है और ब्लड का रोल क्या है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार इसकी पिक्स ले लो। ये ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है और ATP और NAD। इसका तो कुछ नहीं है। लाइट ऑफ कर दो। नीचे अच्छे पिक्स आ रहा है। अच्छा अब ठीक है। उधर से तो आना चाहिए, ठंड लग रही है ना। हाँ इसीलिए बाल कर रहे हैं। ठीक है। सर ठंड लग रही थी, ऐसे नींद आने। ठंड लगने पे नहीं सर, ऐसे अगर ठंड नहीं आएगी तो नींद लगेगी। हाँ मेरा तो काम है, सुबह सुबह ठंडी लगता है। बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। नहीं सुना। सुना? क्या होता है बायोलॉजिकल क्लॉक? बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, आप अलार्म लगाओ 6 बजे का, ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने। उसके बाद आपके साथ क्या होगा, अलार्म नहीं भी बजेगा तो भी आप 6 बजे उठ जाते हो। ऐसा होता है, 100% होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। होता क्या है, आपकी माइंड इसको रीड कर लेता है। माइंड इसको रीड कर लेता है कि हाँ मेरे को 6 बजे उठना है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, अगर रेगुलर ना उठ रहे हाँ तो ऐसे भी अगर उसके बारे में सोच रहे हैं ना, उसी टाइम में जग जाते। हाँ ऐसा भी होता है। तो एक्चुअली माइंड उसको रीड करता है, रीड करके उस टाइम को फिक्स कर लेता है। आप 2 बजे डेली खाना खाते हो, 2 बजते ही आपको भूख लगेगी, ठीक है। आप कोई भी काम उस वक्त करते हो, उस टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये माइंड आपको उस वक्त क्या करता है, एवेक करता है कि आपको ये काम करना है, अगर आपके रूटीन में शामिल है तो ये चीज़ें रेगुलराइज कौन करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है। इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो बायोलॉजिकल, आपने कोई चीज़ सोचा किसी भी चीज़ के बारे में और डेली सोच रहे हो उस बारे में, डेली सोच रहे हो, तो ये चीज़ माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसी के अकॉर्डिंग आप में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये सच्चाई है। आपको कोई परेशानी है, आपने उसको फाइट किया, सोचा नहीं आई एम फिट, तो माइंड इसको रीड करेगी। और आप डेली सोचो नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और पर डे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा, पर डे चेंजेस आएंगे और विदाउट एनी मेडिकेशन यू कैन बी क्योर। ये सच्चाई है, ठीक है। होता क्या है, आपने सोचा कि जैसे मेरे एज का 40+ एज है यार, 40+ एज पे जाके डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंसिव हो जाता है, ठीक है। अब तो उम्र ज़्यादा हो गई, अब तो एंजॉय करने का एज नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें कि हाँ उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ गई, उम्र बढ़ गई, दिमाग क्या करता है, उम्र बढ़ गई रीड कर लेता है, फिर आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपके इमोशंस को रीड करता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, एक्ट करता है। अगर कोई बंदा है कि नहीं यार अभी तो मेरी शुरुआत हो रही है, अभी तो मैंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, मुझे बहुत कुछ करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होंगे, बस नहीं, और उसी के अकॉर्डिंग आप फिट रहोगे। ठीक है। बहुत सारे लोग उम्र बढ़ गई है, अब तो मेरे को 50 साल ही जीना है, ऐसे ऐसे करके, और रियल में उनके साथ हादसा हो जाता। क्यों? बॉडी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगती है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को कभी भी अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। ठीक है। हमेशा कि कुछ भी अच्छा करने के लिए अच्छा दिन कब है? जब अच्छा कर रहे हैं, जब अच्छा कर रहे हैं तब। जब आप शुरू कर दो, वही दिन आपके लिए अच्छा है। तो बेटर करने का कोई पार्टिकुलर डे नहीं है, आप अभी से शुरू कर दो, यही बेस्ट दिन है। ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग आप अपने माइंड को ये सेट करो कि यार अभी मेरे को बहुत कुछ करना है, बॉडी में वैसे ही चेंजेस आएंगे, उसी तरह की फुर्ती रहेगी, वैसे ही आप फाइट करोगे। बात समझ में आई? डन। बायोलॉजिकल क्लॉक कभी भी आपको अलार्म की नीड नहीं पड़ती है। आर्मी वाले बंदे हैं, उनको अलार्म की नीड नहीं है, उनको आदत हो जाती तो ये आदत इज नॉन एज बायोलॉजिकल क्लॉक। आदत जो हम बोलते हैं ना कि आदत है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। ठीक है। मेरी आदत है कि मैं सुबह उठ के दूध पीता हूँ, अगर दूध नहीं पीऊँ तो ऐसा लगता है कि कुछ, तो ये क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक है जो अलार्मिंग कर रहा है कि दूध पीना है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। जो ड्रग्स लेते हैं उनका तो टाइम यही है। है, वैसे करना ही करना है। हाँ, वही है ना। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक पे हमें क्या करना है? पॉजिटिव चीज़ों में इसको यूज़ करना है। आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं। मेरा जिस दिन छुट्टी रहता है, टूट जाता है। जिस दिन मेरा ऑफ रहता है, उस दिन में मैं सब लोग घर में सोए हुए हैं, मैं उठ के बैठ जाता हूँ। क्या करूँ? मेरे को नींद ही नहीं आती, मैं क्या करूँ? उठ के ब्रशिंग किया, इधर उधर नहीं हुआ तो कहीं बाहर निकल गया, सिस्टर के यहाँ चला गया, इधर उधर चल गया, मार्केट में चला गया। जब मेरे कोचिंग से जाने का टाइम होता है तो मैं घर पहुँचता हूँ, तब जाके सब लोग उठते हैं। तो मैं उठूँ, मेरी आदत बन गई है वैसे ही। तो ये आदत इज नॉन एज बायोलॉजिकल क्लॉक। हैबिट। हाँ, और बायोलॉजिकल क्लॉक पे आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान से, बहुत ही सीरियसली लेना इसको, किसी भी चीज़ को, कि आप एक दिन जो कर रहे हो, ये एक दिन महीने में कब कन्वर्ट हो जाएगा, साल में कब कन्वर्ट होगा, कई सालों में कब कन्वर्ट होगा, आपको पता नहीं चलेगा। और फिर वो आप में क्या होगा? आदत बन जाएगी, आपके ब्रेन की आदत बन जाएगी कि ये चीज़ करना है। ठीक है। मोबाइल, बहुत सारे लोगों को मोबाइल उठाते ही सबसे पहले क्या करेंगे? नोटिफिकेशन, ऐसे ऐसे। मैंने फेसबुक उड़ा दिया, इंस्टाग्राम उड़ा दिया। क्यों हटा दिया? वो एडिक्शन है। एडिक्शन इज बायोलॉजिकल क्लॉक। फेसबुक पे क्या देखा? नोटिफिकेशन। भाई उसके बगैर वो नहीं था तो दुनिया नहीं चल रही थी, चल रही थी ना। कोई बुरा नहीं मानता। मेरे को फेसबुक यूज़ किए हुए 3 साल हो गए, मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि क्यों नहीं यूज़ कर रहा। नो वन इज गोइंग टू केयर वॉट एवर यू आर डूइंग। ये सच्चाई है। ठीक है। तो आप आराम से अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जियो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। हम ये सोचते हैं नहीं यार, फ्रेंड सर्कल हैं इतने, 2000, 2200, 2500 फॉलोअर्स हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। मेरा फेसबुक पे मेरा अपना अपग्रेड योर सेल्फ के नाम से पेज है,
उसमें कितने लाइक्स आते हैं, ऐसे वैसे। मैं कितने साल हो गए, क्यों, मतलब 2-2.5 साल तो हो ही गए इसी रीज़न से। तो टिकटॉक आया था, कौन कौन सा आया था, वो सारे उससे आते थे। जब भी ओपन करो उस पर वीडियो आती थी। भाई मैं अपना कीमती वक्त फालतू की चीज़ों को मैं क्यों दूँ। मेरा हार्ट काम कर रहा है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आर्टरी वेन एक एक सेल्स मेरा काम कर रहा है, और उसको मैं कहाँ जाया कर रहा हूँ, किसी ने वीडियो बना के डाल दी और मैं उसको देख लूँ। ये तो मैंने उड़ा दिया, डिलीट मार दी। अभी मेरे को मोबाइल पे कोई दिक्कत नहीं, बस एक व्हाट्सएप है सोशल मीडिया का साइट, वो भी इसलिए कि भाई पढ़ाना है तो वही एक व्हाट्सएप के अलावा और मोबाइल्स में मेरे लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी वीकनेस आज की डेट में क्या है, मोबाइल है। तो आपके अपने लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम मोबाइल पे जा रहा है। तो जो भी चीज़ें आपको कमज़ोर बना रही हैं उसको ज़िंदगी से दरकिनार करो, उसको हटा दो, पावरफुल बनो। आपको अपनी पावर अपने अंदर दिखानी है। आपके पास ताकत है तो खुद पे दिखाओ, हम दूसरों पे नहीं दिखाना, हमें खुद पे दिखाना। मैं ताकतवर हूँ ना, मैं यही करूँगा जो मैं चाहता हूँ वो करूँगा। क्या चाहता हूँ मैं, पढ़ना। क्या चाहता हूँ, अच्छा बनना। क्या चाहता हूँ, फिट रहना। तो मैं अपनी पूरी ताकत खुद पे लगाऊंगा। मेरा दिल करेगा नहीं यार चलो आज उधर घूम के जाते हैं, उसको खींचो, नहीं यार जाना है। ये ताकत होनी चाहिए, और ये धीरे धीरे आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी, आपकी हैबिट बन जाएगी, हॉबी बन जाएगी, पैशन बन जाएगा। पैशनेट होना आपके हाथ में है। कोई किसी चीज़ के लिए पैशनेट होता है, वो भी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग है पैशनेट। क्लियर। चलो वापस आते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। ब्लड क्या क्या होता है ब्लड के अंदर? एक तो फ्लूइड हुआ, उस फ्लूइड का नाम है सीरम। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है, पानी है, उस पानी को हम सीरम बोलते हैं, ठीक है। और क्या क्या है ब्लड के अंदर? एग्जैक्टली, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स हैं। अब सीरम तो पानी हो गया, इस पानी के अंदर ये सारी चीज़ें तैर रही हैं और ये कंबाइंड टुगेदर फॉर्म ब्लड। वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। आते हैं वापस, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, देखो आपको क्या क्या बताना है ये मुझे पता है, और इसका कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं है। ये किस बेस पे सिलेबस बना है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड में मैं 20-22 साल से, तो मुझे पता है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। कहाँ पे एक सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और कहाँ पे आपको अगर ये चीज़ जान रहे हो तो उससे आपको क्या हेल्प हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ इसलिए बताई जाती है कि आपको का कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। क्या हुआ, वो चीज़ कोई आया, डॉक्टर आया, उस लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आपको सिर्फ पता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा, अलग रहेगा कि हाँ वो जो बात दो कर रहे हैं
वो मेरे को पता है। अब दोनों आए बोल के चले गए, मेरे को नहीं पता, मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा डरा सहमा। तो ये सारी चीज़ें, जितना चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाएगा, अगर सारी चीज़ें आप लेके जाते हो ना, तो यू विल बी द बॉस ऑफ योर फील्ड। इससे आपको डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, बूस्टअप रहेगा, ठीक है। चाहे रेडियोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, ऑर्थोपेडिशियन हो। आपने सिर्फ नूर को देखा है, वहाँ पे समर को भी देखा है, समर की भी नॉलेज ठीक है। वैसे ही स्वैप से अभी नहीं मिला, फ्राइडे को आया था, यहाँ आया था दानिश। तो स्वैब है, पूजा है, मतलब जो भी बच्चे यहाँ से पास आउट हो गए, जो अभी वर्किंग है, उनका फीडबैक वहाँ पे, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, ऑर्थोपेडिशियन हो, गायनी का डॉक्टर हो, सभी बंदे उनके फ़ैन होते हैं। यहाँ ये बंदा सही है, क्योंकि क्यों, उनकी लैंग्वेज वो समझते हैं। वो एक लाइन में बोल के गया, ये करना है, ठीक है सर, बस उसने हिंट दे दिया, इसको पता है क्या करना है। तो हर बंदा को क्या चाहिए, एक लाइन में समझने वाला बंदा चाहिए कि टाइम वेस्ट नहीं हो, और जो मैं बोलूँ वही करे, एग्जैक्ट वही करके दे, तो खुश रहता है, ठीक है। जो मैंने देखा तो नहीं है, बट तुम लोग वहाँ पे इंटर्नशिप किए हो तो देखोगे, जो भी डॉक्टर आता है नूर से तमीज़ से ही बात करता होगा, ढंग से बात करता है ना, रेस्पेक्ट है या नहीं है। तो वो क्यों है, कुछ वहाँ पे टेक्नीशियन ऐसे भी होंगे जिनको डांट भी पड़ती होगी, ठीक है, कि मतलब डेली डांट पड़ती होगी, ऐसे भी है। तो हर जगह होते हैं। फ़र्क क्या है, बेसिक्स चीज़ें जो 24 घंटे में आपके आमने सामने आ सकती हैं, उनसे आप फेमिलियर हो या नहीं, आप उसके बारे में जानते हो या नहीं। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्लियर, कि इसकी ज़रूरत आपको 100% पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, यार MRI सीखने आया था सर, क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पहला दिन आके MRI पढ़ने आया, यही चीज़ समझ जाए, पढ़ाने लगूँ, अगले दिन से वो आएगा नहीं, अरे यार वो तो थियरी पढ़ा रहा है। ये थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल हो के फील्ड में जाओगे तो इसके बारे में अगर सामना आ गया, फिर क्या करोगे। तो ये 100% प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें हैं, आपको टकराना ही टकराना है, इससे नहीं टकराने का मतलब ही नहीं है। तो एक सिंगल लाइन भी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी फील्ड में। ये सब कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ है, ठीक है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ना है। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ नहीं छोड़ना, मतलब पढ़ना सब कुछ हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये क्या बात हुई, जब सब कुछ नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं, ये हो सकता है। जब सब कुछ पढ़ेंगे ही नहीं तो छूटेगा ही छूटेगा, हाँ या ना। लेकिन ध्यान से सुनो, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ना। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं छोड़ना। क्या चीज़, जो अपने फील्ड का है, जो मेरी ज़रूरत का है, उसको नहीं छोड़ना है। उसमें से एक सिंगल वर्ड भी नहीं छूटना चाहिए, सेंटेंस की तो दूर की बात है, ठीक है। कि हम मार्केट में जाएं और हमें वो वर्ड आ जाए हमारे सामने और हमें ये लगे कि नहीं यार ये तो नहीं जानते, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस दिन वो जो स्टूडेंट आई थी, उसका ब्रदर आया था, तुम लोग थे यहीं पे बैठ के बातें कर रहे थे ना। नहीं सर, हम लोग तो तब चले गए थे। तुम चले गए थे, हाँ। अच्छा। हम तो चले गए थे। तुम लोग नहीं थे, एक न्यू स्टूडेंट, उसके ब्रदर MBBS करके आया हुआ है। तो मैंने उसको दिखाया कि ये चीज़ें पढ़ाया, तो बोला कि इसके आगे तो कुछ है भी नहीं,
और ये चीज़ें तो हमें बाद में पढ़ना है, इस जब हम एमडी कर लेंगे उसके बाद पढ़ना है ये सब। वो भी प्रैक्टिस जब फील्ड में उतरेंगे तब धीरे धीरे सीखेंगे। तो आपको वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं जिससे आपकी रेस्पेक्ट हो, रेपुटेशन हो, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो, और आप जो काम कर रहे हैं उसको करके आप खुश हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है खुशी। पहले तो खुद ठीक है। अच्छा नहीं लगता था अगर हॉस्पिटल में, अभी अच्छे लगने लगा। ठीक है, तो आपको खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा कि हाँ यू आर डूइंग समथिंग गुड। चलो अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, इसके अंदर आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, हीमोग्लोबिन इसी सेल्स के अंदर। और ये हीमोग्लोबिन दो वर्ड्स से बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम होता है आयरन और ग्लोबिन होता है प्रोटीन। ये दो वर्ड, ग्लोबिन इज प्रोटीन और हीम इज आयरन। और ये जो आयरन है दैट इज Fe। ठीक है, ये आयरन और प्रोटीन, ये हीम और ग्लोबिन दोनों जब मिलते हैं तो इसका कलर हो जाता है रेड। इसका कलर हो जाता है रेड। और इसी हीमोग्लोबिन के वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड है। हीमोग्लोबिन के वजह से ही रेड है। अगर हम हीमोग्लोबिन हटा दें तो हमारा ब्लड बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। आज पता चला ठीक है, रेड क्यों होता है। तो इसके वजह से ब्लड निकाला है सिस्टम का ब्लड निकाला है हाँ, अंदर से नहीं निकाला, सिर्फ ये निकाला है। उसमें से यूटीएस में से हाँ निकाला ही है लगा हुआ। लगा दो, वो चार्जिंग पे लगा के छोड़ा था ना, इसलिए। एक सेकंड, अभी ये ना ऑन करके देखना यूपीएस, स्विच बंद था। ये भी बंद था। क्या बेवकूफ़ है ये थोड़ा रुकना ज़रा, ऑन करना क्या है। डायरेक्ट से चलता है। अरे डायरेक्ट उससे चलता है, ये ऑन ही नहीं हो रहा है ना। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में हीम और प्रोटीन यानी आयरन और प्रोटीन। आयरन यानी Fe। Fe का काम क्या है? ठीक है, ये Fe यानी आयरन ही है, Fe फेरस। ठीक है, ये आयरन ही है जिससे ऑक्सीजन कंबाइंड होता है। जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो घूमता है ना, ये आयरन ही है जो ऑक्सीजन को कैच करता है। जैसे ही हमारे लंग्स में जाता है तो ऑक्सीजन जो होते हैं उनको ये क्या करता है, कैच कर लेता है। और एक आयरन से 4 ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं। एक Fe से 4 ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है और उस आयरन के ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीजन बैठा हुआ। जब तक ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के ऊपर तो उस हीमोग्लोबिन को हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन। और जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो जाएगा, रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजन रिएक्शन हुआ जो देखा था आपने, ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ और बन गया क्या, रिएक्शन के बाद क्या बना, ऑक्सीजन जब यूज़ किया हमारी बॉडी ने तो रिएक्शन होने के बाद वो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया,
CO2 में यूज होता है। कोई डाउट है? नहीं। नहीं समझ में आ रही बात? ऑक्सीजन हमारी बॉडी को एक एक सेल्स को ज़रूरत है। हमारी बॉडी में एक एक सेल्स के पास रिएक्शन होगा या नहीं होगा? रिएक्शन किस लिए होगा? ऑक्सीजन और रिएक्शन की ज़रूरत क्या है? आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, तो आप खाते हो क्या? दाल, और क्या बोलते हो मुझे प्रोटीन मिलेगा। तो दाल प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट हुआ? रिएक्शन हुआ, टूटा, तभी तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, फिर वो प्रोटीन जाके आपके मसल बना रहा है, तो ये भी रिएक्शन हो रहा है, तभी तो बन रहा है। तो जहाँ कहीं पे भी रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे कार्बन टूट रहे हैं, हाइड्रोजन टूट रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। फिर ऑक्सीजन जो हमारा गया वो कार्बन से जुड़ जा रहा है और CO2 बना दे रहा है। हाइड्रोजन जो निकला ऑक्सीजन से जुड़ जा रहा है, H2O बना दे रहा है। बाकी चीज़ें ATP और NADP बना रही हैं, एनर्जी दे रही हैं, एनर्जी की करेंसी दे रही हैं। ठीक है, फिर कहीं पे मसल बन रहा है, कहीं पे फैट बन रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो ये जो रिएक्शन कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में 24/7/365 डेज एक एक सेकेंड हो रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी रिएक्शन बंद हो गया उस सेल्स को एनर्जी की सप्लाई क्या होगी? बंद हो जाएगी और वो सेल डेड हो जाएगा, वो सेल डेड हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के ऊपर अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब ये ब्लड गया जाके रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद ये हीमोग्लोबिन ने अपना ऑक्सीजन रिलीज़ किया और वो ऑक्सीजन वहाँ पे रिएक्शन में यूज हो गया। रिएक्शन होते ही वहाँ पे क्या बन गया? CO2 बना। अब वो CO2 क्या होगा? इस आयरन पे आके अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन को छोड़ दिया और जो CO2 बना उसको ले लिया। अब वही ब्लड वापस आएगा, एक सेल के साथ वही ब्लड फिर वापस आएगा कहाँ? लंग्स के पास। और लंग्स के पास CO2 को छोड़ा, ऑक्सीजन को लिया, फिर एक बॉडी में वापस गया, वापस ऑक्सीजन लेके गया, एक एक सेल्स के पास ऑक्सीजन लेके गया। हर एक सेल्स ने अपना अपना रिएक्शन किया और हर जगह से CO2 बना। फिर ये आयरन CO2 को लेके वापस आएगा। ये आयरन है कहाँ पे? हीमोग्लोबिन के अंदर है। हीमोग्लोबिन कहाँ है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर है। रेड ब्लड सेल्स कहाँ है? ब्लड के अंदर है। तो ये ब्लड सर्कुलेट होते रहता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन भी घूमते रहता है। अच्छा, जहाँ पे ऑक्सीजन दिया और CO2 ले लिया, तो CO2 ले लेने के बाद वो हीमोग्लोबिन अब क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ। डीऑक्सी, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन। वहाँ से ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया तो उससे ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हीमोग्लोबिन खाली है, उस जगह पे आके ऑक्सीजन की जगह पे CO2 बैठ जाता है। उस ऑक्सीजन की जगह पे हीमोग्लोबिन पे आके क्या बैठ जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये ऑक्सीजन ही जाके आयरन से अटैच होगा, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन भी अटैच है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कुछ? पहले क्या था? O2 पहले था ऑक्सीजन, अब वो ऑक्सीजन जाके रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना और आयरन पे क्या बैठ गया? CO2 बैठ गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बैठ गया। जब ऑक्सीजन बाहर गई पीछे से कार्बन डाइऑक्साइड बैठ गया। ठीक है, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो वो ब्लड हो गया
डीऑक्सीजनेटेड, वो हीमोग्लोबिन हो गया डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब जब तक उस हीमोग्लोबिन पे CO2 रहेगा, बात समझ में आ रही है? आप सपोज करो आपकी बॉडी में 50 हीमोग्लोबिन है, 50 हीमोग्लोबिन पे CO2 जाके बैठ गया, तो अगर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो पहले क्या करना पड़ेगा? उस हीमोग्लोबिन को खाली करना पड़ेगा, फिर ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं वो उस पे जाके बैठेगा, फिर एक एक सेल्स को ले जाके देगा। बात समझ में आई? चलो, तो RBC का काम क्या है? उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, CO2 को लाना, ठीक है, ले जाना, यही है। वाइट ब्लड सेल्स, WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट। वाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन को बोलते हैं रेड पिगमेंट, तो ये हीमोग्लोबिन उसके अंदर नहीं है, दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, बाकी प्लेटलेट्स और भी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड के क्लॉट को बना के रखना। जो वियर टीयर होते हैं ना, वियर एंड टीयर हमारी बॉडी में होते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स टूटते रहते हैं, खून को गाढ़ा बना के रखता है प्लेटलेट। ठीक है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? बीमारी से लड़ने की ताकत। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल के अंदर, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। ठीक है, कभी ब्लड की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि ये सेल्स की काउंट दी गई रहती है। ये सेल्स क्यों ज़रूरी हैं? ये बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़, ब्लड, हमारे ब्लड में बहुत सारे RBC है, ये बनता है टूटता है, WBC बनता है टूटता है, तो जो भी डेड सेल्स हो गए उनको क्या करता है? इसमें वाइट ब्लड सेल में एक मैक्रोफाज नाम से सेल्स होता है, मैक्रोफाज नाम का सेल्स होता है, वो उसको इनगल्फ कर जाता है। हमारे को कभी एलर्जी होती है तो मोनोसाइट्स बढ़ जाते हैं, यूसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, जिससे छींक आती रहती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है पता है? कोई बीमारी से लड़ने का जो लड़ने की ताकत। ठीक है, इम्यून सिस्टम का होता है आत्मरक्षा प्रणाली, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस सिस्टम। जैसे होता क्या है, आप बाहर निकलते हो, सामने जा रहा है बंदा, छींक दिया कोई, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, आपकी बॉडी को लगा, हर बार क्या आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है? आप रोड पे जाते हो, बहुत सारे इधर धूल मिट्टी या कूड़ा है, उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया एयर में निकलते हैं और आपके लंग्स के थ्रू आपकी बॉडी में, लेकिन हर बार आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है? नहीं, हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट फाइट करती है। तो हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसके अंदर ये जो सेल्स हैं, मैक्रोफाज, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये जितने भी सेल्स हैं, ये सारे सेल्स हमारी बॉडी के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। क्लियर है? जो बैक्टीरिया होता है उनको मारता है, जो भी बैक्टीरिया होगा, जो वायरस होगा, उसको वो लड़के किल कर देता है। ठीक है, डेड, जो भी डेड सेल्स होते हैं फिर उसको इनगल्फ करके किडनी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो WBC हमारा क्या है? रिस्पॉन्सिबल पर, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, लड़ने की क्षमता, बीमारी से लड़ने की ताकत। इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम, एक वर्ड होता है ऑटो
इम्यून सिस्टम, आत्म रक्षा प्रणाली। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, ऑटो अपने आप, इम्यून रक्षा सिस्टम प्रणाली। प्रणाली से रक्षा, प्रणाली मतलब सिस्टम, मतलब कोई सिस्टम है, निजाम। ठीक है, हाँ इंजीनियर। वही निज़ाम, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का अपना सिस्टम है, ऑटो इम्यून सिस्टम, बीमारी से लड़ने की सब, ठीक है। चलो इसकी पिक्स लो। प्लेटलेट्स का क्या सब काम बताया? ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट कम हो जाता है, देखते हो ना डेंगू में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, स्टूल से, यूरिन से, माउथ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब हमने ये देखा कि कुछ भी खाया पिया पूरी बॉडी में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद हर जगह CO2 का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हर जगह CO2 का फॉर्मेशन होने के बाद उस CO2 को कहाँ लाना है? लंग्स के पास, तो वापस लाना है, ठीक है। वापस लाने के लिए एक नली चाहिए, वापस लाई वो नली, ठीक है। वापस लाने के बाद CO2 को रिलीज किया और ऑक्सीजन वापस ले लिया। क्या बता रहा हूँ, पूरी बॉडी में रिएक्शन हुआ, हर जगह से CO2 आया, CO2 आने के बाद बस 2 मिनट कंसंट्रेट करोगे चीज़ें। अब हम जो बताना चाह रहा था मैं, अब जाके अब बताना, जो इस क्लास में मुझे बताना था अब बता रहा हूँ। अभी तक आपको समझने के लिए जो बेस चाहिए था वो बता रहा था। पूरी बॉडी में रिएक्शन होगा, ये बात आपको समझ में आ गई। रिएक्शन क्यों होगा? कुछ भी खाया है पिया है डायरेक्ट तो लगेगा नहीं, टूटेगा तभी लगेगा, तो हर जगह रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद अब सपोज करो कि मेरा प्रोटीन लिया, ठीक है, तो पैर में लगना है, या मैं पैर से खड़ा हो रहा हूँ तो इसको एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे क्या, वहाँ जब एनर्जी ATP का फॉर्मेशन, CO2 का फॉर्मेशन हुआ, CO2 बना, एक एक जगह से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस ब्लड को आना है लंग्स में। क्यों आना है? क्योंकि CO2 जब तक हीमोग्लोबिन से हटेगा नहीं उस जगह पे ऑक्सीजन आएगा नहीं, और ऑक्सीजन जब नहीं आएगा तो ब्लड दोबारा जाएगा तो वहाँ पे सब माल तैयार है, कार्बोहाइड्रेट रेडी है, ग्लूकोज रेडी है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ गया ही नहीं, तो क्या होगा? रिएक्शन होगा, ATP का फॉर्मेशन बनेगा? नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही CO2 लंग्स में आता है CO2 को रिलीज कर देता है, और जो O2 लिया है उसको वो क्या करता है, अपने ऊपर बैठा लेता है, अपने ऊपर बैठा लेता है। क्लियर है? अब ये जो ऑक्सीजन है, एक बार ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? हार्ट के पास, हार्ट से फिर पूरी बॉडी में। तो 2 तरह के ब्लड वेसल्स चाहिए, एक तो पूरी बॉडी से हार्ट के पास आने के लिए, और दूसरा ब्लड वेसल्स हार्ट से पूरी बॉडी में जाने के लिए। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? चाहिए, कैसे चाहिए? हार्ट के पास आपके पास ऑक्सीजन आ गया, अब वो हार्ट से ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में लेके जाना है। ऑक्सीजन जब जाएगा तो एक एक सेल्स अपना काम करेगा, फिर एक एक सेल्स वापस कहाँ आएगा? हार्ट के पास। हार्ट के पास आएगा एक एक सेल्स, जो हार्ट के पास एक एक सेल्स वापस आया, किसको लेके आएगा? ऑक्सीजन को लेके आएगा, CO2 को लेके वापस आएगा। क्यों हार्ट के पास आएगा? कि हार्ट उसको फिर लंग्स के पास भेजे और CO2 को रिलीज करे। क्लियर है? डन?
तो हमारी बॉडी में दो तरह की ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स यानी ब्लड को लाने की नली या ले जाने की नली। ब्लड वेसल्स, वेसल्स का मतलब होता है नली, होता है ना वेसल्स, VESSEL वेसल। तो ये नली होती है। ब्लड वेसल्स मतलब खून की नली। खून की नली दो तरह की होती है, एक जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाए और एक जो हार्ट के पास ब्लड को लेकर आए। क्लियर है? पक्का? तो अब डिफरेंशिएशन देखते हैं हम। आर्टरी और वेन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? आर्टरी जो है, कभी भी कोई भी आर्टरी हो, ये हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। हार्ट से दूर लेके जाएगी। दूर लेके जाने का मतलब क्या हुआ? बॉडी में लेके जाएगी। तो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, ये which carry blood क्लोज द towards the heart, जो हार्ट के तरफ लेके जाए और हार्ट से दूर लेके जाए। ठीक है। अब इसमें देखो, यूजफुल चीज़ें इसमें ज़्यादा है, यूजफुल चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं, जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, जो हार्ट से दूर लेके जा रहा है तो हार्ट के पास ज़्यादा काम की चीज़ है, और ये टुवर्ड्स द हार्ट वापस लेके आ रहा है। तो नेचर क्या ने क्या किया कि ये ज़्यादा यूज़फुल होने की वजह से इसको अंदर छुपा के रखा है, आर्टरी को अंदर छुपा के रखा है, मसल के अंदर। जो भी ये दिख रहे हैं ये सारे वेन है, आर्टरी नहीं दिखती। ये सारे वेन है, जो दिखता है वो वेन है, आर्टरी ऊपर नहीं दिखती। तो जो भी आर्टरी होती है ना, ये होती है क्या? डीप सीटेड, अंदर की तरफ बैठी रहती है आर्टरी। और ये जो वेन होता है ये होता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल पर ये डीप सीटेड अंदर की तरफ होता है और ये सुपरफिशियल होता है। क्लियर है? अब यहाँ से ये अंदर की तरफ है, जाहिर सी बात है, तो मसल से दबा हुआ है, और जो ऊपर है इनको फैलने का टाइम है, ये देख रहे हो स्पेस, तो ये मोटी होती है, ये क्या है? मोटी होती हैं, और आर्टरी में फैलने की जगह नहीं है, तो वो दबी हुई रहती है। बात समझ में आई? वेन जो है यहाँ पे है, तो ये क्या है? फैलने के लिए जगह मिला हुआ है ना, और जो मसल के अंदर घुसा हुआ है वो तो पतला ही होगा। ठीक है, तो आर्टरी कभी भी डीप सीटेड के अलावा ये थिन होती हैं, पतली होंगी, और ये क्या होगा? थिक। ये थिन और ये थिक, मोटी। ठीक है, डीप सीटेड, सुपरफिशियल, थिन और थिक। अब जाहिर सी बात है, एक पतला पाइप है और एक मोटा पाइप है, टंकी एक ही है। हाँ जी, टंकी एक ही है, वहीं से पानी आ रहा है, और एक पतले पाइप में आ रहा है, एक मोटे पाइप में आ रहा है। जब आप ऐसे देखेंगे तो पानी कौन तेज़ी से निकलेगा?
पतले वाले का या मोटे वाले का? बताओ, कोई डाउट है? तो ऑलवेज आर्टरी में ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है? फास्ट होता है। क्यों? आर्टरी पतली है, आर्टरी पतली है, ये डीप थिन है। थिन है तो इसमें क्या होगा? रैपिड फ्लो। रैपिड का मतलब फास्ट। ठीक है। और ये स्लगिश। ठीक है, स्लगिश मतलब धीमा। ये रैपिड फ्लो और ये स्लगिश। तो दीज फोर आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, जिसमें सबसे पहले कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द हार्ट। डीप सीटेड, सुपरफिशियल, थिन, थिक, रैपिड, स्लगिश। ठीक है, चलो आज इतना ही रहने देते हैं। अब आज जो भी पढ़ाया, इस रिकॉर्डिंग को सुन के एक एक वर्ड को लिखना है। एक एक वर्ड को लिख के कल नोट्स में लेके आना है। यहाँ से आगे देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमने क्या देख लिया कि पूरी बॉडी में रिएक्शन हुआ और CO2 का फॉर्मेशन बना। अब वो CO2 हमारे हार्ट में आएगा, तो हार्ट के किस चैम्बर में आएगा? बताओ, एट्रियम में या वेंट्रिकल में? पहले से जो पहला होता है वो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट। हाँ, तो ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कभी सही बता रहे हो, कभी उल्टा बता दे रहे हो, तो ये कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे कि किस चैम्बर में आइडियली आना चाहिए। वो रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों आना चाहिए, क्यों आता है, क्या वजह है। ठीक है, चलो आज इतना ही रहेगा। ठीक है।